अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वुस्ता की सियासत का नया नक्शा तरतीब दे लिया है। इसके पहले मरहले में उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को बदउनवानी और रिश्वत के मुकदमात से तकरीबन बरी करा लिया है। उन्होंने अमेरिका का सारा वज़न नेतन्याहू के पलड़े में डालकर इसराइली अदालतों को मजबूर कर दिया कि वो फौरी तौर पर मुकदमात अगर ख़त्म नहीं भी करती तो उनकी समाअत रोक दें। दूसरी तरफ इसराइली पार्लियामेंट वज़ीर आज़म को इस मुसीबत से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो चुकी है। नेतन्याहू की मुश्किलात कम करने के एवज़ सदर ट्रंप गज़ा में जंगबंदी कराएंगे और इब्तदाई तौर पर उन्होंने खुद बता दिया है कि इसराइल 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए तैयार हो चुका है। इसका ऐलान शायद आइंदा हफ्ते वॉशिंगटन में होगा, जब नेतन्याहू सदर ट्रंप से मिलेंगे। इस जंगबंदी के इंतजामात के लिए हमास के रहनुमाओं से भी बातचीत मिस्र और कतर में जारी है। अगर ये बातचीत कामयाब हो गई तो मुमकिना तौर पर जंगबंदी के बाद हमास के ये रहनुमा गज़ा से निकलकर किसी दूसरे मुल्क में बस जाएंगे। आइंदा 15 दिनों से 1 महीने तक ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो अमेरिका दूसरे मरहले का आगाज़ करेगा, और वो है अब्राहम अकॉर्ड यानी मुआहिदा-ए इब्राहीमी का फैलाव। इस हवाले से मई 2025 के वस्त में अपने सऊदी अरब के दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप रियाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में कह चुके हैं कि उनकी शदीद ख्वाहिश है कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। अब्राहम अकॉर्ड दरअसल सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का बनाया हुआ मसालती फार्मूला है, जिसके मुताबिक इसराइल के ताल्लुकात उन मुल्कों से उस्तवार करना मतलूब है जो अभी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हर मुल्क जो इस मुआहिदे को बुनियाद बनाकर इसराइल को तस्लीम करता है वो एक नई दस्तावेज़ होती है, इसलिए इसे मुआहिदों का मजमूआ भी कहा जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश और बहरीन ने इस मुआहिदे पर 2020 में ही दस्तखत कर दिए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए ज़मानत ली थी कि फ़लस्तीन में मगरबी किनारे पर इसराइली कब्ज़ा नहीं होगा। मराकश ने इस मुआहिदे के बदले अफ्रीका में सहराए सहारा पर अमेरिका से अपने कब्ज़े की तौसीक कराई थी। बाद में जब सूडान इस मुआहिदे में शामिल हुआ तो उसने रियासती दहशत गर्दी फैलाने वाले मुल्कों की अमरीकी फहरिस्त से अपना नाम निकालने का मुतालबा किया। इसी अब्राहम अकॉर्ड की तौसीक की फरमाइश सऊदी अरब से डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। जाहिर है जंग के माहौल में इस तरह की तजवीज़ पर गौर करना सऊदी हुकूमत के लिए मुश्किल था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए खुलकर सामने आ गए हैं। जंगबंदी के बाद सऊदी अरब के लिए आसानी होगी कि वो मुस्तकिल अमन के लिए अब्राहम अकॉर्ड के बारे में गौर कर सके। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 28 रुकन मुल्क ऐसे हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते। इन ममालिक में 15 तो अरब लीग का हिस्सा हैं, 10 गैर अरब मगर मुसलमान हैं। शिमाली कोरिया समेत ऐसे 3 गैर मुस्लिम मुल्क भी हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, मगर उनकी वजूहात सफारती नोयत की हैं, मजहबी नहीं। अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनता है तो इसका मतलब है कि अरब लीग के बेशतर मुल्कों के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ जाएगा। क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा? ये सवाल आने वाले दिनों में अहमियत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और इसराइल के रस्मी ताल्लुकात कभी नहीं रहे, लेकिन दहाइयों से पर्दे के पीछे बातचीत चलती रही है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में उनके वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने पहली बार 2005 में मीडिया के सामने इसराइली वज़ीर ख़ारजा सेल्वन शलोम से तुर्की में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बारे में सेल्वन शलोम ने कहा था कि इसमें सऊदी अरब समेत कई मुसलमान मुल्कों की रजामंदी भी शामिल थी। उस वक्त तक अब्राहम अकॉर्ड का वजूद नहीं था, अलबत्ता अमेरिका की ख्वाहिश थी कि मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करें। इस मुलाकात में इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब पर वाज़ेह किया था कि इसराइल ने कभी भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमले का कोई मंसूबा नहीं बनाया। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इसराइल को पाकिस्तान की तरफ से हमले का कोई ख़तरा ना माजी में था ना हाल में है।
2005 کی اس ملاقات کے بعد کوئی نیا رابطہ ہوا بھی ہو تو منظر عام پر نہیں آیا، لیکن جون 2025 کی 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح طور پر کہا کہ اس کے ایٹمی ہتھیار اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ اس بیان کے ذریعے واضح ہو گیا کہ مستقبل میں بھی پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسی مسلح تصادم کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا پاکستان میں بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے۔ وہ اس طرح کہ موجودہ حکومتی بندوبست کے سب سے بڑے مخالف عمران خان کھل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مخالف ہیں۔ ان کے علاوہ ہر مکتب فکر کی مذہبی جماعتیں بھی اسرائیل کی مخالفت میں ڈٹی رہتی ہیں۔ معمول کے سیاسی حالات ہوتے تو یہ فیصلہ ٹالا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان میں مشکوک الیکشن کے ذریعے بنائی گئی حکومت اور پاک امریکہ تعلقات میں آنے والے نئے موڑ کے بعد فیصلہ شاید ٹالا نہ جا سکے۔ اسی کمزور سیاسی بندوبست کی وجہ سے پاکستان نے جوش مروت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد تو کر دیا ہے، مگر اب مشرق وسطیٰ میں ان کے قائم کردہ امن کا حصہ بننے سے انکار کے اپنے نتائج ہوں گے۔ یہ نقطہ موجودہ حکومت پر بھی پوری طرح آشکار ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ اگر امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے یہ دباؤ شروع ہوا تو اس کے اثرات پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بھی مرتب ہوں گے۔ یہ کھیل ابھی شروع نہیں ہوا اور پاکستان کی ہر مجلس میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ کھیل شروع ہو گیا تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں آئندہ کچھ عرصے کے لیے سیاست اسرائیل منظور اور نامنظور کے بیچ میں رہے گی۔ یہیں سے بہت کچھ بدلتا دکھائی دے گا اور شاید ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ شکریہ۔